वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम लोग देख रहे हैं साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह हम लोग का जो है चौथा वॉल्यूम है। इसके पहले 3 वॉल्यूम इसके पढ़ा दिए गए हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे 151 से आगे जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं सबको हम शामिल करते चल रहे हैं। तो यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसको देखने के बाद उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। इसको जितने ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतने ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप उठा पाएंगे और आपको किसी प्रकार के जो है दिक्कत साइंस में नहीं होगा। इसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है शामिल करते चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मुख्यतः बायोगैस है? ऑप्शन सामने हैं और आपको जवाब देना है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। किसी प्रकार के डाउट होने पर भी आप जो है हमसे पूछ सकते हैं। तो देखिएगा, इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा आपका, तो ये जो हो जाएगा इसका मेथेन होता है। क्या होता है? मेथेन। और मेथेन का फार्मूला जो है आपका यहाँ दिया हुआ है, क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन यानी CH4 जो है मेथेन का जो है रासायनिक सूत्र है। अतः जो है बायोगैस में मुख्य रूप से जो है मेथेन पाया जाता है, जिसका फार्मूला ये CH4 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसको जितने ज़्यादा रिवीजन करते हैं आप उतने ही सफलता के करीब पहुंचते चल जाएंगे। आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, जितने भी प्रश्न लड़ेंगे सब यहीं से यही रहेंगे। हम आपको जो है एकदम बहुत ज़्यादा प्रश्न का कलेक्शन जो है कर रहे हैं, एकदम अच्छे अच्छे एकदम कचरा प्रश्न को छांटते हुए सिर्फ जो है VVI प्रश्न जो है इसमें आपको हम पढ़ाएंगे जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन आ गया, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या जो है क्या होती है? 19 होती है। कितना होती है? 19। पोटेशियम का जो है संकेत होता है कितना, क्या होता है? K। इसको जो है लैटिन नाम जो है कैलियम होता है, इसीलिए वहाँ से वहाँ पर लिया गया है K। यह है काफ़ी क्रियाशील जो है तत्व है, धातु है। पोटेशियम जो है बहुत क्रियाशील धातु है। इसको जो है केरोसिन तेल में पोटेशियम और सोडियम को रखा जाता है। यह जो जरा मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं इसमें जो है आग पकड़ लेता है और यह जलने लगता है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर जो है पोटेशियम का ही स्थान है। तो ये सब बात भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है एक क्या है? अधातु है। ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर जो है बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिए, काफ़ी बार इसको जो है पूछा भी गया है। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक अधातु है, अर्थात नॉन मेटल है। अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्न में कौन एक दुर्बल अम्ल है? दुर्बल मतलब होता है कमजोर, वीक एसिड। वीक एसिड है। तो ऑप्शन सामने है। पहला ऑप्शन आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऑप्शन बी में जो दे रहा है नाइट्रिक अम्ल है। और सी जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। और डी नंबर जो फार्मूला है वह एसिटिक अम्ल का जो है सूत्र है। तो अब आपको बताना है इन चारों में जो है दुर्बल अम्ल कौन है, वीक एसिड कौन है। तो देखिएगा, यह जो है हमारे पेट में पाया जाता है, यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। नाइट्रिक अम्ल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है जिसे बैटरी अम्ल भी कहते हैं, यह भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अतः आपके राइट आंसर जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जो एसिटिक अम्ल होता है वह दुर्बल अम्ल अर्थात वीक एसिड के तहत आता है। तो इसको याद रखिएगा, आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? एसिटिक अम्ल, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही हो गए। अगला क्वेश्चन आ गया कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? ऑप्शन ए में है जाइगोट, बी में है अंडाणु, सी में है शुक्राणु और डी में है वीर्य। देखेंगे इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे नर युग्मक तथा मादा युग्मक संयोजन मतलब मिलन से जो होता है जाइगोट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। और यही जाइगोट आगे बढ़कर जो है भ्रूण बन जाता है। अंडाणु जो है मादा में पाया जाता है, जबकि शुक्राणु और वीर्य जो है यह जो है नर का जो है पार्ट हो गया, यानी मेल पार्ट। नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन सामने है। देखिएगा, जीन की जो है जीनी संरचना, जीनी, तो जीनी जो हो जाएगा आपका जीन प्रारूप से पकड़ाएगा, जीन प्रारूप हो जाएगा राइट आंसर, जिसको इंग्लिश में जीनोटाइप बोला जाता है। अगर यदि लक्षण प्रारूप कहता तो आपका लक्षण प्रारूप, तो हिंदी से तो पकड़ा जाता है लेकिन इंग्लिश ध्यान रखिएगा, जीन प्रारूप को इंग्लिश में कहेंगे जीनोटाइप और लक्षण प्रारूप को जो है इंग्लिश में बोलते हैं फेनोटाइप। तो यहाँ पूछा है जीनी संरचना, तो हम लोग का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही हो गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है क्या? मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में जो है तृतीय उपभोक्ता कौन है? तृतीय
तो देखेंगे यहाँ जो है मतलब जो हरे हरे घास होते हैं उसको जो खाता है वो शाकाहारी होता है। तो घासों को जो है मान गए तिलचाटा जो है मतलब छोटे छोटे कीट पतंग खाते हैं इसको। इन कीट पतंग को कौन खाता है? फ्रॉग खा जाता है। कौन खाता है जी? फ्रॉग खाता है, यानी मेढक खा जाता है। और तो तीसरा नंबर पर कौन आ गया? मेढक। तो राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो तृतीय उपभोक्ता में जो है आपका यहाँ पे मेढक हो जाएगा। यह जो है आपके ऑप्शन पर निर्भर करता है कि कौन कैसा होता है, ऑप्शन के हिसाब से चयन करेंगे। और जो है ये जो है उच्च क्वालिटी के हो गए। मेढक को खाने वाले चतुर्थ में आते हैं सर्प। तो यहाँ जो है तृतीय उपभोक्ता आपका राइट आंसर बी अर्थात मेढक हो गया। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक प्रमुख रोग कौन है? तो देखिएगा ब्लड में जो है यदि आयरन अर्थात लोहा की कमी हो जाएगी तो आपको बीमारी पकड़ता है, आप उसको बोला जाता है एनीमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया। राइट आंसर के जो है बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो एनीमिया ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो यहाँ जो है दिए गए ऑप्शन के हिसाब से है कवक में जो है मृतजीवी पोषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मृतजीवी पोषण। तो इसको ध्यान रखिएगा, होश में रहिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आ गया कि ऑक्सिन है क्या? ऑक्सिन, तो देखिएगा ऑक्सिन जो है एक पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है सी नंबर ऑप्शन सही हो गया, हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्मोन, जो पौधों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि मानव में डायलिसिस थैली है। तो डायलिसिस थैली ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है। तो देखेंगे डायलिसिस थैली जो है उत्सर्जन से संबंधित है। और उत्सर्जन से संबंधित जो होता है कौन अंग होता है? मुख्य रूप से वृक्क होता है, जिसको इंग्लिश में किडनी बोला जाता है। और किडनी का जो है रचनात्मक मतलब एक क्रियात्मक इकाई जो है आपका नेफ्रॉन होता है। तो आपके यहाँ पे दिए गए ऑप्शन के हिसाब से जो आपका नेफ्रॉन राइट आंसर हो जाएगा। किडनी चूँकि नहीं दिया है तो आपका नेफ्रॉन हो जाएगा। नेफ्रॉन जो है उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण अंग है और वृक्क का जो है नेफ्रॉन से ही बने होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में है उपचयन, बी में है संयोजन, सी में है अपचयन और डी में है विस्थापन। तो देखिएगा इसमें जो है भोजन का पचना जो कह रहा है ना, तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और ऑक्सीकरण को जो है उपचयन बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सामने पड़ा हुआ है, एकदम ध्यान से सुनते चलिए, एकदम हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, छोड़ कर जाइएगा पछताइएगा। इसलिए पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आगे चल के किसी प्रकार के आपको किसी भी मतलब परेशानी में और किसी भी जो है कन्फ्यूजन में आप ना रहें। इसलिए क्लियर कट जो है एकदम प्रश्नों को क्लियर करने के लिए आपको सारे जो है वीडियो अच्छा से देखिए, तब जाके आपके हर प्रश्न जो है बनने लगेंगे। और पौधों के मादा भाग को जो है देखिएगा यहाँ पे क्या कहते हैं। तो मादा भाग को जो है स्त्री केसर बुलाया जाता है। स्त्री केसर यदि ऑप्शन में ना रहे तो जायांग रहता है। तो आपका ऑप्शन कहाँ है? जायांग है। जायांग, होश में रहिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। यही मादा जो है पुरुष का यदि नर भाग पूछ रहा है, पुरुष कह रहे हैं पौधे में, पौधे का यदि नर भाग मेल पार्ट पूछ रहा है पौधा समय, तो वो आपका जो होता है पुंकेसर या पुमंग रहता है। पुंकेसर या पुमंग दोनों में से कोई हो सकता है। जबकि मादा भाग जो है आपका जायांग या स्त्री केसर, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ के जो है क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जायांग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? तो देखेंगे एक लिंगी का पादप का जो उदाहरण जो है आपका यहाँ पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पपीता। राइट आंसर क्या हो गया? सी। जबकि सरसों और गुड़हल और मटर जो दिख रहे हैं इसमें द्विलिंगी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्विलिंगी या उभयलिंगी जो है यह पादप है। जबकि पपीता जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा देखेंगे कि मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है, ऑप्शन देखिए और बताइए। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है आपके ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। तो याद रखिएगा कि ईस्ट में जो है प्रजनन जो है मुकुलन विधि से होता है। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, जिसे मादा एनोफिलिस भी बोला जाता है, किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? कौन मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर जो है का जन्म किस प्रकार के जल में होता है? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वह गंदे जल हो जाएंगे। राइट आंसर जो है बी, ध्यान रखिएगा।
मलेरिया परजीवी जो है गंदा जल में जो है नाली उली में जो सड़ जाता है पानी, उसमें जो है पैदा होता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस प्रकार के जल में उत्पन्न होते हैं। तो डेंगू पूछेगा तो ये आपका आंसर साफ जल हो जाएगा। ये इसीलिए पानी भी स्टॉक करके भी रूम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी मच्छर फैलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि ओजोन परत पाई जाती है किस में, किस मतलब लेयर में। तो यहाँ इंग्लिश में लिखा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन का जो फार्मूला होता है पता ही आप लोग को O3 है। हम इस सीरीज के दौरान जो है एक एक प्रश्नों को जो है शामिल करते जा रहे हैं, जो बोर्ड के दृष्टि से एकदम अहम माना जा रहा है। तो ओजोन का फार्मूला जो है 3 गो ऑक्सीजन से होता है, O3 होता है। और यह जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यह किस मंडल में पाया जाता है, तो इंग्लिश में है स्ट्रेटोस्फीयर है, हिंदी पूछेगा तो समताप मंडल। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं कौन। देखिए मुख्य रूप से ऊर्जा को जो ग्रहण करता है सूर्य से, वो कौन होता है आपका, उत्पादक होता है, उत्पादक। और उत्पादक जो है हरे पौधे को बोला जाता है। किसे बोलते हैं, हरे पौधे को। तो जो भी एनर्जी होता है 100% इन्हीं के पास होता है। उसके बाद जो पौधे को खाते हैं इस यहाँ से एनर्जी उनमें जाता है। जो पौधा को खा के जिंदा है उसको खाया और फिर उसको खाया, तो इस प्रकार से एनर्जी का जो है प्रवाह एक दूसरे जीव में होते रहता है। तो यहाँ जो है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा को ग्रहण करने वाले मेन जो सोर्स है वो आपके उत्पादक कहलाएंगे, अर्थात हरे पौधे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि एडिनोसिन मतलब एडिनो ट्राइफॉस्फेट जो होता है क्या। यहाँ पे गलत से AIP लिखा गया है, यहाँ पे ATP होगा। क्या हो जाएगा, ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इसका जो है यह मतलब कौन है, तो यह जो है ऊर्जा का वाहक भी कहलाता है, ऊर्जा का संग्राहक भी कहलाता है, ऊर्जा का सिक्का भी कहलाता है। और तो आपके राइट आंसर डी हो जाएंगे इनमें सभी। ATP का पूरा नाम पूछेगा तो बोलिएगा एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, ऑप्शन सामने हैं। देखिएगा स्वपोषी जो है हरे पौधों में पाया जाता है। इस विधि से जितना भी पेड़ पौधा सब है वो अपना भोजन स्वपोषण विधि से तैयार करता है। और स्वपोषी जितना भी जीव है उसको जो है 4 चीज़ चाहिए भोजन बनाने के लिए। तो कौन कौन चीज़ चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। अतः ये सब चीज़ रहेगा तब जाके वो भोजन बना पाएगा। अतः राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। तो स्वपोषण के लिए आवश्यक है इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। तो देखेंगे प्रकाश संश्लेषण विधि जो है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस इसको बुलाया जाता है इंग्लिश में। तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा जितना भी पेड़ पौधा है वो अपना भोजन जो है बनाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं, तो आप प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा कह सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा जो है किसकी प्राप्ति पौधे करते हैं, तो ग्लूकोज की प्राप्ति करते हैं। तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। तो पेड़ पौधे का जो ऊर्जा है मेन सोर्स वो ग्लूकोज ही है। आगे भागेंगे हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का सबसे प्रमुख, पुष्प कह रहे हैं पुरुष यानी मेल, पुरुष का सबसे प्रमुख जनन अंग जो है कौन है। तो ऑप्शन सामने पड़ा हुआ है, आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पुरुष का अर्थात मेल का सबसे प्रमुख जो है जनन अंग जो है कौन हो जाएगा, वृषण हो जाएगा। वृषण अगर ना है तो पुरुष कोनो काम के नहीं है। तो ये पुरुष वृषण ही सब कुछ कराता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है। देखिएगा सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, जो खतरनाक किरणें से होती है, उससे रक्षा कौन करती है, ओजोन परत ही करती है। लेकिन मनुष्य जो के द्वारा जो है धरती पर कई प्रकार के जो है प्रतिकूल कार्य भी किए जा रहे हैं, जैसे एरोसोल, कई प्रकार के केमिकल, उसके द्वारा जो है ओजोन के जो है अवक्षय में यानी लेयर में जो है एक होल हो गया है। क्या हो गया है, होल हो गया, जिसके वजह से बहुत सारी जो है सूर्य से आने वाली खतरनाक किरणें पृथ्वी पर आ जा रही है, जिससे मनुष्य को त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और उत्परिवर्तन जैसे कई बीमारियां जो है हो रहा है। और द राइट आंसर जो है डी हो जाएंगे। तो इसको भी साथ साथ सुनिए, ध्यान दीजिए
अभी जो है कुछ डिस्कस कराना जरूरी है ताकि आपके माइंड में छप जाए परमानेंट। तो राइट आंसर जो है डी सही हो गया। आगे देखेंगे आनुवांशिक गुणों का संदेहवाहक किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए और जवाब दीजिए। देखिएगा 4 ऑप्शन सामने हैं, तो इसमें चारों में जो आपका राइट आंसर जो है आनुवांशिक गुणों का वाहक जो है किसको बुलाया जाता है, डीएनए को बुलाया जाता है। राइट आंसर क्या हो गया, ए। डीएनए का फुल फॉर्म जो है डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि एक नर लिंग हार्मोन कौन है। नर लिंग अर्थात नर में पाया जाने वाला लिंग हार्मोन कौन हो जाएगा। तो ये आपके जो हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, टेस्टोस्टेरोन, जो वृषण में पाया जाता है। मनुष्य के जो है नर जनन अंग, सबसे प्रमुख नर जनन अंग कौन होता है, वृषण होता है, वृषण। और वृषण में उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। तो इसको ध्यान रखेंगे तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, डी हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन शुक्राणु का निर्माण होता है किस में। देखिएगा अभी हमने लगता है इस क्वेश्चन को जो है रिपीट हो गया, तो इसको ध्यान दे दीजिए, को पता ही होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना मन में आंसर जो है बोल लिए होंगे। साथ साथ चलते रहिए, मन में बुदबुदाते रहिए, कितने क्वेश्चन आप कर पाते हैं, इससे आपकी तैयारी का जो है पता भी चल जाएगा। और जो नहीं पता हो साथ साथ हमारे संग संग याद करते रहिए, रिवीजन समय समय पर इसको करते ही रहिएगा। शुक्राणु का निर्माण जो है वृषण में होता है। कहाँ होता है, वृषण में होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन सामने पड़ा हुआ है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत के ऑप्शन है अरस्तु, ग्रेगर जॉन मेंडल, डार्विन या इनमें कोई नहीं। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर हो गया चार्ल्स डार्विन हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अनुवांशिकी का पिता जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को बुलाया जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग शुरू किया था और ये अनुवांशिकी के क्षेत्र में कहीं खोज किए, अतः इन्हें अनुवांशिकी का पिता बोला जाता है। किन को, मेंडल को। जबकि प्राकृतिक चयनवाद यानी प्रकृति में वही टिकेगा जिसके पास दम है। जब जीव जो है अपने जन्म के द्वारा अधिक से अधिक संख्या में जो है बच्चे पैदा कर सकते हैं, ये शक्ति है जीवों के पास, लेकिन इस धरती पर वही बच्चा, वही मतलब जीव टिकेगा जिसके अंदर शक्ति होगा, क्षमता होगा मौसम से, गरीबी से, हर चीज़ से लड़ने का। तो ये जो बात बताते हैं कौन, मेंडल नहीं बल्कि डार्विन बताते हैं। तो राइट आंसर याद रखिएगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, यानी चार्ल्स डार्विन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कौन दिए हैं, डार्विन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है किसके द्वारा, परासरण द्वारा, चालनी कोशिकाओं द्वारा या विसरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विसरण द्वारा। किसके द्वारा, विसरण द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, क्या होता है। ऑप्शन सामने है संश्लेषण, दहन, विघटन या परिवर्तन। तो देखेंगे इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी सही है, विघटन। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है, विघटन होता है। अगला क्वेश्चन आ गया कि तिलचटा का श्वसन अंग क्या है। ऑप्शन सामने है, ऑप्शन आपका सामने है, क्या है, फेफड़ा है, ट्रैकिया, गिल्स और त्वचा है। तो देखेंगे तिलचटा एक प्रकार कीट पतंग है, कीट है, अतः जितना भी कीट कहेगा वो सब जो है अपना श्वसन ट्रैकिया के द्वारा करता है। और ट्रैकिया को हिंदी में जो है श्वास नली बोला जाता है। तो याद रखिएगा तिलचटा कहे, तितली कहे, मच्छर कहे, मक्खी कहे, इस सब का जो श्वसन अंग जो है ट्रैकिया ही होगा, अर्थात हिंदी भी दे सकता है श्वास नली, जिसको इंग्लिश में ट्रैकिया बोला जाता है। फेफड़ा हो जाएगा जितना भी मतलब स्थलीय जीव जैसे हो गया मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब जो है अपना फेफड़ा द्वारा श्वसन करता है। जबकि पानी में रहने वाले जीव गिल्स के द्वारा, और केचुआ जो होता है, केचुआ और हाइड्रा जो है त्वचा के द्वारा श्वसन वाला कार्य कर लेता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया कि केंचुआ का श्वसन हमने अभी बताया, केंचुआ का श्वसन अंग जो है क्या हो जाएगा, त्वचा हो जाएगा। हाइड्रा भी रहता था, क्या हो जाता आपका, त्वचा हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण का आवर्धन होता है कितना। देखिएगा समतल दर्पण में जो है ना जितना बड़ा वस्तु होता है उतने बड़ा का प्रतिबिंब बनता है, यानी वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई सेम होती है। चूँकि सीधा होता है ऊपर भले होता है, तो अगर लीजिएगा तो इसका जो आवर्धन जो है +1 होता है। क्या होता है, प्लस चिन्ह यह बता रहा है कि सीधा बनता है। 1 का मतलब हो गया जैसे कि ऊपर 5 मीटर है, 5 मीटर की वस्तु है तो नीचे 5 मीटर के प्रति उसका बन गया, तो काटाइएगा तो एक मरतबे में कट जाएगा जी। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी +1। आप ध्यान से याद रखिएगा समतल दर्पण का आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन जो है कितना होता है, +1, -1 नहीं, +1। अगला क्वेश्चन देखिएगा।
और आवर्धन एक मात्रक विहीन राशि है, याद रखिएगा। आवर्धन का जो है कोई मात्रक नहीं है और अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक नहीं होता है। तो अपवर्तनांक और आवर्धन एक मात्रक विहीन राशि है, यूनिटलेस। क्वेश्चन आ गया 184 नंबर आपके सामने है कि प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। तो प्रिज्म जो है 5 सतह होते हैं, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया कि सबसे कम विचलन किस वर्ण का होता है। विचलन मतलब होता है मुड़ने वाला जो क्षमता है, जैसे गया इधर के मुड़ गया, ये विचलन है, गया कभी मुड़ गया। तो विचलन का मतलब सीधा चल गया, एकदम डायरेक्ट चल गया, हल्का फुल्का मुड़ा। तो कह रहा है कि सबसे कम विचलन है, सबसे कम कौन मुड़ता है। तो यह जो सबसे कम वही मुड़ेगा जिसके पास ज़्यादा दम होगा, ज़्यादा पावर होगा, एकदम फास्ट जाएगा। तो ये जो आपका लाल रंग हो जाएगा, लाल वर्ण का विचलन जो है सबसे कम होता है, जबकि बैगनी का विचलन सबसे अधिक होता है। तो इसका रीजन ये है कि लाल रंग का जो वेव लेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है। तो ये भी क्वेश्चन है कि किस वर्ण का, किस रंग का तरंगदैर्घ्य यानी वेव लेंथ सबसे अधिक होता है। तो वो आपका रेड अर्थात लाल वर्ण मतलब लाल रंग हो जाएगा। और जिसका वेव लेंथ जितना ज़्यादा होता है उसका विचलन उतना ही कम होता है। तो जौना रंग सबसे अधिक अगर तरंगदैर्घ्य है तो उसका विचलन सबसे कम होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया, ए। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा सुनते चलिए, जो भी इसके आसपास इर्द गिर्द जो भी जानकारियां हैं हम उसको आपको भी कवर कराते बताते चल रहे हैं, ताकि कोई भी जानकारी से आप जो है पीछे न रह पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आ गया, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है। तो सबको पता है कि श्वेत रंग जो है 7 रंगों का मिश्रण है। राइट आंसर जो है सी हो जाएंगे। इसका ऑप्शन ट्रिक है याद करने का, बैजानी हपी नाला। इसके द्वारा आप जो 7 कलर को याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ये जो फार्मूला दिख रहा है CnH2n-2 किसका सूत्र है। तो ऑप्शन पड़े हुए हैं, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, एल्काइन हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो गया, सी। देखिएगा एल्किन का फार्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है, एल्किन का CnH2n होता है, और एल्काइन का जो है ये वाला फार्मूला होता है CnH2n-2 यानी -2 करना होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इसको होश में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ आ गया आपके सामने है कि बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या है। बेंजीन का केमिकल फार्मूला पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन सामने है। तो देखिएगा इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, C6H6। बेंजीन का जो फार्मूला होता है C6H6 होता है। तो इसको होश में याद रखेंगे। यदि इसकी एटॉमिसिटी पूछ ले, परमाणुकता पूछ ले, तो दोनों को जोड़ देंगे 6 6 12 हो जाएगा। लेकिन सिर्फ फार्मूला पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या हो गया, डी ध्यान रखेंगे, यानी C6H6 हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें होती है कैसी। ऑप्शन देखिए और बताइए। देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी समानांतर हो जाएगा। सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें जो है समानांतर होती है। क्या होती है, समानांतर अर्थात पैरेलल होती है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन कि दो समानांतर समतल दर्पणों, दो समानांतर मतलब यहाँ समतल दर्पण होना चाहिए, 10 समतल छूट गया है, यहाँ आप जो है मन में सेट कर लीजिए कि समतल ही हैं। तो दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखे किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो दो गो जो है समानांतर जो है समानांतर समतल दर्पण रख दीजिए और उसमें किसी वस्तु को रख दिया जाए, तो कह रहा है कै गो प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ प्रतिबिंब जो है अनंत बनता है। कितना बनता है, अनंत। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसको मन में सेटअप रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कि भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है। तो ये हमने चर्चा किया भी था इसी में। तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है उसको ना, क्या बोलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका फार्मूला HCl होता है, HCl। तो भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में आमाशय में जो बनने वाला एसिड है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। यह काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको जो है वजह से जो है हमारे शरीर का जो है भोजन पचता है, जो भी ऊबर खाबर खा लेते हैं उस सब को पचाने का कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। तो ऑप्शन सामने है, बताइए। देखिएगा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी सही है, सोडियम को जो है केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन, ऑर्गन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो ऑर्गन की परमाणु संख्या जो है 18 होता है, 18। तो ऑर्गन एक जो है अक्रिय गैस है जिसका संकेत जो है Ar होता है। यह शून्य समूह का जो है तत्व है। तो इसको याद रखेंगे। ऑर्गन एक क्रियाशील जो है मतलब अक्रिय तत्व है, क्रियाशील नहीं अक्रियाशील कहिए, यानी उत्कृष्ट गैस के लिस्ट में आता है। इसका जो है यह एक अस्थायी तत्व है, यह किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। अगला क्वेश्चन आ गया कि लौंग का तेल जो है किस प्रकार का सूचक है।
तो ऑप्शन देखिए लौंग जो है इसका गंध की वजह से पहचान में आता है, तो यह एक गंधीय सूचक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लौंग का तेल किस प्रकार का सूचक है, तो गंधीय सूचक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो ये इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, सिनेप्स हो जाएंगे। तो इसके ऑप्शन जो होगा ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ गया क्रमाकुंचन जो गति है वह विशेषकर पाई जाती है किस अंग में, किस अंग में। तो देखिएगा ये इसका जो राइट आंसर हो गया क्रमाकुंचन गति जो है, जो मतलब भोजन जैसे जाता है ग्रास नली में तो उथल पुथल शुरू हो जाता है, उस घटना को क्रमाकुंचन कहते हैं। और यह जो है ग्रास नली में होता है, किस में होता है, ग्रास नली में। तो इसको होश में याद रखिएगा, क्रमानुकुंचन गति जो है विशेष रूप से ग्रास नली में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कीटों का प्रमुख श्वसन अंग क्या है, तो हमने इसी में आपके बीच चर्चा किया था कि कीट पतंग जो भी कहता है तो इसके जो श्वसन अंग होते हैं वो आपके ट्रैकिया अर्थात श्वास नली हो जाएंगे। तो यहाँ के राइट आंसर क्या हो गया, बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अस्थि है, अस्थि यानी बोन हड्डी जिसे कहेंगे वह क्या है, ऊतक है, कोशिका है, पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखेंगे अस्थि जो होता है एक प्रकार का टिश्यू है, मतलब ऊतक है, क्या है, ऊतक है। आप जानते हैं कि कोशिका के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है, तो बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जो है क्या बनाती है, ऊतक बनाती है। और यह जो है याद रखेंगे बहुत सारे ऊतक मिलकर जो है अंग बनते हैं, बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र बनते हैं और इस प्रकार से बॉडी बन जाता है। तो अस्थि क्या है, एक प्रकार के ऊतक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, तो मानव शरीर में कुल जो है 206 गो हड्डी होता है। तो राइट आंसर क्या यह होगा आपका, बी हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि गोबर छाता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। तो गोबर छाता जो है एक पौधा है, लेकिन उसमें जो है स्वपोषण तरीका से भी जो है पोषण नहीं होता है। तो गोबर छाता में जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, तो इसी कारण से वो स्वपोषी तरीका से अपना भोजन नहीं बना पाता है। अतः गोबर छाता जो है यह छोटे छोटे कीटाणुओं की सहायता से भोजन बनाता है, अतः कह सकते हैं यहाँ पे आपका मृतजीवी हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो गोबर छाता में जो है मृतजीवी पोषण पाया जाता है। ये हमने आपको 200 प्रश्नों तक हमने पूर्णतः कंप्लीट कराया। यह इसका फोर्थ यानी चौथा वॉल्यूम था, चौथा भाग है। इसके पहले हमने 3 भाग पढ़ा रखा है, तो उसको भी आप जाकर अच्छा से वॉच कीजिए और इसको भी अपन बढ़िया से एकदम समझ कर याद कीजिए। इसके पहले कंटिन्यू हम अभी ये सीरीज चलाएंगे, उसका जो भी सब्जेक्ट होगा सब आपको हम पढ़ा देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,